हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के बाद मैं वीडियो सीरीज में बंटवारे किस प्रकार करवाएं, नामांतरण किस प्रकार करवाएं, ये पूरी वीडियो सीरीज लाने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसकी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वसीयत क्या होती है, वसीयत किस प्रकार बनवाएं, वसीयत का महत्व क्या होता है, वसीयत कितने प्रकार की होती है और वसीयत बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ भी बताने से पहले मैं 5 पॉइंट कवर करता हूं। वो पॉइंट है, किसी भी चीज को करने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो चीज क्या है, उसको करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी होते हैं, वो कब करना चाहिए और उसका सर्टिफाइड प्रमाण कैसे बनता है। सो दोस्तों, आज के इसी वीडियो पे मैं आपको वसीयत का पूरा क्लियर करने वाला हूँ। वसीयत किस प्रकार बनाई जाती है, वसीयत बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और वसीयत जो वैलिड होती है कब तक होती है, वसीयत अपनी असली पावर कब अचीव करती है। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, पहला पॉइंट आपको कवर करते हैं कि वसीयत क्या होती है। तो देखिए, वसीयत एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स होता है, एक दस्तावेज होता है जो कानूनी तौर पर मान्य होता है। अगर आप अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी का वारसाना हक किसी को देना चाहते हैं या आप अपना उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त करना चाहते हैं तो आप वसीयत करा सकते हैं। वसीयत में ये मेंशन कर सकते हैं कि मेरी मृत्यु के उपरांत, मेरे मरणोपरांत ये व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी का दावेदार होगा और मेरी प्रॉपर्टी इस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड कर देनी चाहिए मेरी मृत्यु के उपरांत। तो वसीयत ये होती है कि वसीयत के थ्रू आप अपने उत्तराधिकारी को अपने जीते जी बना सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का वारिस आप नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वसीयत कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, वसीयत बनाने के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अपने प्रमाण लिखना होता है कि आप उसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को किसके नाम पर करना चाहते हैं अपनी मृत्यु के उपरांत। अब डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अपने सादे कागज पर भी लिख सकते हैं या फिर रिकमेंडेशन जो है वो ये होता है कि स्टाम्प पेपर में आप किसी एडवोकेट से टाइप करवाएं जो कि एक रेवेन्यू के हिसाब से, एक राजस्व के हिसाब से, मतलब प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर में बनाई गई हो। अदरवाइज आप बिना एडवोकेट हायर किए भी उसे बना सकते हैं, अपने हाथों से उसे लिख सकते हैं, परंतु उसे रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी होता है, उसे सर्टिफाइड कराना नोटरी ऑफिसर से बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों कि वसीयत का महत्व क्या होता है, तो देखिए, वसीयत का महत्व सीधा सीधा है कि अगर आप अपने मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को किसी के नाम पर रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तब आप वसीयत कराते हैं। वसीयत कराने से झगड़े की स्थिति खत्म हो जाती है, आप एक वैलिड अपना उत्तराधिकारी चुन लेते हैं वसीयत के थ्रू और आपका जो हक है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जितनी भी संपत्ति होती है वो उसका दावेदार हो जाता है जिसके नाम पर आपने वसीयत दर्ज करा दी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों कि वसीयत वैलिड कब होती है, तो दोस्तों वसीयत वैलिड तब होती है जब प्रिंसिपल जो कि वसीयत करता होता है उसकी मृत्यु हो जाए या फिर वो उसकी मृत्यु हो जाए। मृत्यु के उपरांत ही वसीयत अपनी असली औकात पर आती है और अपने जिस नाम पर आपने वसीयत की हुई है, जिसके नाम पर वसीयत की हुई है, वो उसका वारिस हो जाता है, उसके आपकी पूरी प्रॉपर्टी का वो उत्तराधिकारी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों कि वसीयत कौन करा सकता है, तो देखिए, वसीयत कोई भी करा सकता है। वसीयत कराने के लिए सबसे पहले इंसान को बौद्धिक रूप से संतुलित होना बहुत जरूरी होता है। जो इंसान बोल सके, सोच सके और फैसला ले सके अपने सेल्फ डिसीजन के लिए, वो इंसान वसीयत करा सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अगर आप शारीरिक रूप से सोचने के लिए अगर आप सशक्त हैं तो आप वसीयत करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों कि वसीयत का कानूनी प्रमाणीकरण किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए, वसीयत लिखने के बाद आप उसे रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये वसीयत रजिस्टर्ड अधिनियम 1908 के अंतर्गत आप इसे सर्टिफाइड करा सकते हैं नोटरी ऑफिसर से। वहां पर जाकर आपकी वसीयत जो है वो सर्टिफाइड हो जाती है और वो एक कानूनी दस्तावेज के रूप में काम करना स्टार्ट कर देती है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों कि वसीयत को क्या बदला जा सकता है, तो बिल्कुल देखिए, अगर प्रिंसिपल जो है उसकी मृत्यु नहीं हुई है तो वो अपनी मृत्यु से पहले वसीयत को चेंज कर सकता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि उसका उत्तराधिकारी योग्य नहीं है
या फिर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो वो अपनी वसीयत को अपने जीते जी चेंज कर सकता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल की मृत्यु हो जाती है तो प्रिंसिपल की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी वही वैलिड होता है जो कि वसीयत में रजिस्टर्ड होता है। इसके बाद वसीयत को चेंज नहीं किया जा सकता है, उसका पूरा का पूरा हक वसीयत का उसी उत्तराधिकारी को हो जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि वसीयत किस प्रकार से बनाई जाती है, इसको बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो वसीयत के लिए आपको एक नॉर्मल सा पेपर चाहिए होता है, वो आप रिकमेंडेशन के लिए अगर आप स्टाम्प पेपर ले लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब चलिए देखते हैं इसकी ड्राफ्टिंग किस प्रकार से की जाती है, इसका जो डॉक्यूमेंट होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, इसमें लिखा किस प्रकार से जाता है। सो चलिए आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ किस प्रकार से इसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। सो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले आया हूँ। अब चलिए आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको वसीयतनामा की ड्राफ्टिंग करनी है, किस प्रकार आपको वसीयतनामा डिज़ाइन करना है। चूँकि मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हुआ, इसे काम पड़ता रहता है तो इसीलिए मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। सिंपली आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये मेरा वर्ड फॉर्मेट में है। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से अपने अकॉर्डिंग इसे एडिट कर सकते हैं। इसकी वर्ड और PDF फाइल मैं दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप आसानी तरीके से इसे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर वसीयतनामा बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है वसीयतनामा, जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है मैंने पहले से करके रखी हुई है, आपको सिंपली डाउनलोड करके और इसे अपने अकॉर्डिंग रिप्लेस करके मैनेज कर लेना है। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको लिखना है वसीयतनामा राजू कुमार, पिता स्वर्गीय श्री रामलाल, निवासी बिजरावगढ़, वार्ड नंबर 4, तहसील बिजरावगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। तो देखिए ये जो प्रथम पक्ष जो है यहाँ पर हमने लिखा है वसीयत करता या प्रथम पक्ष, तो ये प्रिंसिपल कहलाता है जो कि वसीयत करता है, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी होती है ये वो आदमी है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया है राजू कुमार, पिता स्वर्गीय श्री रामलाल, निवासी बिजरावगढ़, वार्ड नंबर 4, तहसील बिजरावगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। यहाँ पर देखिए जो राजू कुमार है ये वसीयत करता है, मतलब ये अपनी वसीयत, अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पर करेगा, और ये स्वर्गीय रामलाल उसका नाम है। तो अगर आप किसी को वसीयत कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर आप अपने पिताश्री का नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस दे देना है जहाँ कर भी आपका निवास स्थान हो। यहाँ पर आपको लिखना है वसीयत करता प्रथम पक्ष। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर देखिए संजय कुमार, पिता स्वर्गीय जियालाल, निवासी बिजरावगढ़, वार्ड नंबर 4, तहसील बिजरावगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। ये हमने अपना यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आप अपना रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए उत्तराधिकारी कह रहा था सक्सेसर, द्वितीय पक्ष, मतलब जिसको आप वसीयत कर रहे हैं, जिसके नाम पर आप वसीयत कर रहे हैं, ये वो कहलाता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिया है संजय कुमार, पिता स्वर्गीय श्री जियालाल, निवासी बिजरावगढ़, वार्ड नंबर 4, तहसील बिजरावगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। उत्तराधिकारी द्वितीय पक्ष, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं प्रिंसिपल या सक्सेसर। तो जिसके नाम पर आप करते हैं वो सक्सेसर कहलाता है, और जो वसीयत निष्पादित करता है वो कहलाता है प्रिंसिपल या वसीयत करता। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है मैं राजू कुमार, पिता स्वर्गीय रामलाल, उम्र लगभग 60 वर्ष, स्थायी निवासी बिजरावगढ़, वार्ड नंबर 4, जिला कटनी, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी, आज दिनांक 31/5/2020 को निम्नानुसार वसीयतनामा निष्पादित करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन देखिए, यहाँ पर आप जो यहाँ नाम अपना डालेंगे जो वसीयत करने वाला है, जो जिसका नाम यहाँ पर पड़ेगा, ये जहाँ पर कर्सर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नाम जो आपका पड़ेगा यही आपको सेम यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर आपको रिप्लेस करके अपना नाम कर लेना है। वसीयत करने वाले का यहाँ पर आपको नाम करना है, यहाँ वसीयत करने वाले के पिता का नाम, यहाँ उम्र और एड्रेस यहाँ पर आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पर जिस डेट को आप कर रहे हैं ये डेट आपको यहाँ पर दे देनी है। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको फर्स्ट जो लिखना है स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है यह कि वसीयत करता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, जहाँ का आपने ऊपर यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, ये जो एड्रेस आपने दिया हुआ है यहाँ के स्थायी निवासी हैं। ओके, नेक्स्ट आप दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, यह कि वर्तमान स्थिति में मैं बौद्धिक रूप से संतुलित हूँ, मतलब जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि आपको बौद्धिक रूप से संतुलित होना अनिवार्य है। तीसरा यह कि मैं काफ़ी वृद्ध व आसक्त हो चुका हूँ तथा मेरा स्वास्थ्य संतुलित नहीं रहता है, मैं प्रायः बीमार रहता हूँ, मेरे जीवन का आगे कोई भरोसा नहीं है, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। चौथा आपको यह लिखना है कि यह कि मेरा कोई पुत्र नहीं है और ना ही मेरा कोई विधिक वारसाना है। अगर आपका कोई नहीं है तो आप ये कंडीशन लिखेंगे, अगर कोई है तो आप इसे रिप्लेस करके हटा सकते हैं।
5th पॉइंट आपको लिखना है यह कि मैं इस अवस्था में अपने भांजे बहन के पुत्र के साथ निवासरत हूँ, जो कि पूरी निष्ठा व सेवा भाव के साथ मेरी देखरेख व इलाज कर रहा है। देखिए, अब आप जिसको करना चाहते हैं वसीयत, जिसके नाम पर करना चाहते हैं, उसके साथ रह रहे हैं, उससे आपका क्या रिलेशन, अगर वो गांव मोहल्ले का है तो आप आसानी से यहाँ पर उसका नाम दे दीजिए। चूँकि मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ भांजा लिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग जिसको भी कर रहे हैं वसीयत, वो आप यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर 6 पॉइंट, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, 6 पॉइंट कहाँ गया, यह कि मैं अपने भांजे की सेवा से अत्यधिक प्रसन्न व संतुष्ट हूँ। मैं मध्य प्रदेश राज्य में अपनी संपूर्ण चल व अचल संपत्ति का मालिक हूँ एवं वर्तमान में काबिज हूँ। मतलब अपनी जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है आप उसके हकदार हैं और अभी आपके नाम पर वो रजिस्टर्ड है, उसके आप मालिक हैं। 7वां पॉइंट आपको यह लिखना है कि मैं अपनी मृत्यु के पश्चात, सॉरी यहाँ पर एक डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यह है कि मैं अपनी, चूँकि थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छी लगे इसलिए हमने ये डाल दिया। आप यहाँ पर लिखेंगे यह कि मैं अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी उक्त संपत्ति की व्यवस्था इस वसीयत के द्वारा करना चाहता हूँ। मतलब ये कि आपके मरने के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, उसको आप व्यवस्थित करना चाहते हैं कि आपके मरने के बाद उसका वारिस कौन होगा, वो किसके नाम पर जानी चाहिए, ये आप यहाँ पर करना चाहते हैं, इसलिए अपने यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से लिख दिया है। अतः उक्त वसीयत के द्वारा मैं अपनी संपूर्ण चल एवं अचल संपत्ति तथा कोई भी संपत्ति जो मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे स्वामित्व व आधिपत्य में हो या जिन्हें मैं प्राप्त करने का अधिकारी हूँ, अपने भांजे श्री संजू कुमार पिता स्वर्गीय जियालाल निवासी बिजरागढ़ वार्ड नंबर 4 तहसील बिजरागढ़ जिला कटनी मध्य प्रदेश के पक्ष में वसीयत करता हूँ। मतलब ये आपकी जो प्रेजेंट में जो प्रॉपर्टी है वो तो है ही, लेकिन फ्यूचर अगर आपको कोई गवर्नमेंट से प्रॉफिट हो रहा है या फिर कोई आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी दी जा रही है तो उसको भी जो हकदार होगा वो आपका यही वारसाना होगा जिसके नाम पर आप ये वसीयत लिख रहे हैं। 8 पॉइंट आपको यह लिखना है। अब यहाँ पर देखिए जो हमने दिया हुआ अपने भांजे श्री संजू कुमार पिता, यहाँ पर आप उनका नाम रिप्लेस करेंगे जिसके नाम पर आप वसीयत करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि ये अपने भांजे के नाम पर करना चाहते हैं तो इनका नाम ये लिखे हैं यहाँ पर। 8वीं आपको पॉइंट लिखना है यह कि अपने जीवन काल तथा अपनी उपरोक्त संपत्ति का स्वामी मैं अधिपति स्वयं रहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडिका है, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कि अपने जीवन काल तक अपनी उपरोक्त संपत्ति का स्वामी एवं अधिपति मैं स्वयं रहूँगा। मतलब ये कि जब तक आप जीते हैं तब तक वसीयत एक कोरा कागज होता है, मतलब उसका पावर आपके मरने के बाद ही होता है, उसकी जो वैलिडेशन होती है वो आपके मरने के उपरांत होती है। मतलब यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके आप हकदार जब तक हैं जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तथा इसका उपयोग एवं उपभोग करता रहूँगा। अब इसमें देखिए ये जो अगर प्रिंसिपल है वसीयत करता है, वसीयत करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को खाए या जितना भी स्पेंड करना चाहता है वो करे, तो इससे सक्सेसर जो जिसके नाम पर उत्तराधिकारी के नाम पर कर रहे हैं तो उसको कोई आपत्ति नहीं होती है, वो आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेरी मृत्यु के उपरांत मेरा भांजा श्री संजू कुमार पिता स्वर्गीय जियालाल निवासी बिजरागढ़ वार्ड नंबर 4 तहसील बिजरागढ़ जिला कटनी मध्य प्रदेश। आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस डालना है जैसा कि आपने ऊपर डाला हुआ है। यहाँ पर आपको उत्तराधिकारी का एड्रेस डाल देना है सक्सेसर का, जो हमने यहाँ पर दिया है, आप अपना चेंज कर सकते हैं। कटनी को इस संपत्ति के सारे हित स्वत्व व अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, वह मेरा भांजा ही मेरी संपूर्ण चल व अचल संपत्ति का अधिकारी होगा। ये आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद 9th पॉइंट में आपको लिखना है यह कि मेरे किसी भी संबंधियों व उत्तराधिकारियों को इस वसीयत से ऐतराज लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। मेरी संपूर्ण चल व अचल संपत्ति का वारिस हकदार मेरा भांजा ही होगा। ये आप लिखकर ये सिद्ध कर देते हैं कि अगर आपको कोई केस फाइल भी करता है, कोई आपके मरने के बाद कोई अगर एक्शन भी लेता है तो वो पूरी आधारहीन है। मतलब जो जिसके नाम पर आपने वसीयत कर दी है वही आपका वारिस होगा। 10th पॉइंट है यह कि उपरोक्त वसीयत के साक्ष्य के स्वरूप आज दिनांक 31/5/2020 को मैंने गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कर यह वसीयतनामा निष्पादित किया, जिसके साक्ष्य भविष्य में उपरोक्त साक्ष्य यहाँ पर इसको कट करके और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, थोड़ा सा सही ड्राफ्टिंग लगे, जिसके उपरोक्त साक्ष्य भविष्य में गवाह होंगे। देखिए यहाँ पर 2 प्लेंटिफ भी होते हैं, 2 विटनेस होते हैं,
तो 2 विटनेस आपको यहाँ पर दे देने। यहाँ पर आपको अपने स्थान लिखना है जहाँ पर भी आप कर रहे हैं, दिनांक लिखनी है, और यहाँ पर आपको वसीयतकर्ता जो कि प्रिंसिपल है उसके सिग्नेचर यहाँ पर करवा देने हैं। नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ देखिए उक्त वसीयतनामा श्री राजू कुमार पिता स्वर्गीय रामलाल द्वारा हम दोनों गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित कर निष्पादित किया गया, जिसके साक्षी हम दोनों गवाह हैं। यहाँ पर गवाह नंबर 1 गवाह नंबर 2 का नाम डालेंगे, उनका पूरा एड्रेस डालेंगे और यहाँ पर आप उनके सिग्नेचर करवाएंगे। यहीं ये दूसरी लाइन में, सेकंड लाइन में यहाँ पर स्थान दिनांक लिख के वसीयतकर्ता का यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेंगे। इसको आप अपने 200 रुपये के स्टाम्प पर या 100 रुपये के स्टाम्प पर भी प्रिंट निकलवा सकते हैं। सादे कागज़ पर भी प्रिंट निकलवा कर आप इसे सर्टिफाइड करवा सकते हैं। ये सर्टिफाइड होने के बाद आपका वसीयतनामा का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा और आपका वसीयतनामा बन चुका है। इस प्रकार से आप अपने वसीयतनामा को बनवा सकते हैं या बना सकते हैं खुद से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। वर्ड फाइल, PDF फाइल दोनों में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से इसे डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वसीयत किस प्रकार से बनाई जाती है, वसीयत का डॉक्यूमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।